हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नीलम शर्मा। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th और बीए का संयुक्त राष्ट्र संघ का चैप्टर कराऊंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आप ध्यान से समझिए। मैंने बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी और आप पूरी कोशिश करना है इसे समझने की। तो जैसे कि हम सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय बिल्कुल साधारण से शब्दों में दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने समय की एक अद्वितीय संस्था है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अभी तक कोई संस्था नहीं बनी है। इसकी सदस्यता सार्वभौमिक है, यानी सभी के लिए है। और जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, उस समय इसकी संख्या थी वो 51 थी, यानी 51 थी। अब ये बढ़कर 193 हो गई है। विश्व के करीब सभी देश आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियां केवल सरकारों की ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के व्यक्तियों की आवश्यकताओं और आशाओं को निरूपित भी करती हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र विश्व संस्था बन चुकी है। इसकी बृहद कार्यप्रणाली ने राष्ट्रों के बीच की गतिविधियों को आपस में मिलाने का प्रयास करा है। इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व संस्था बन चुकी है। इसकी बृहद कार्यप्रणाली ने राष्ट्रों के बीच शांति स्थापना, सदस्य देशों के रहन सहन को ऊंचा उठाना, मानव अधिकारों की सुरक्षा करना और अंतरराष्ट्रीय नियमों का आदर करना सम्मिलित है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे जीवन का कोई भी पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की बढ़ती हुई गतिविधियों से अछूता रहा हो। फिर भी बहुत सारे अवसरों पर प्रभावपूर्ण गतिविधियों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र संघ को ही दोषी ठहराया जाता है। यदि कोई ऐसा काम हो जाता है जैसे युद्ध हो जाए या युद्ध जैसी संभावनाएं बढ़ जाएं, तो इसी को ही दोषी माना जाता है। तो ये हमने दिया संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय। अगर आप छोटे से शब्दों में इसका अर्थ जानना चाहोगे तो इसका अर्थ हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना युद्धों को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए की गई थी। अगर हम इसका अर्थ लिखना चाहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना और युद्धों को रोकना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति मैं आपको बता देती हूँ एक छोटी सी कहानी कि विश्व में 2 बार भयंकर युद्ध हुए थे। एक 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था और उस युद्ध को रोकने के लिए 1919 में राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, जिसे लीग ऑफ नेशन के नाम से भी जाना गया था। लेकिन वो दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में थी, वो नाकामयाब रही थी और दूसरा विश्व युद्ध हो गया था 1939 से लेकर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था। इसलिए लीग ऑफ नेशन को रद्द कर दिया गया था और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कैसे आया, 4 लाइनों में आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि विश्व में कोई युद्ध ना हो। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध फिर भी हो गया था। वो युद्ध राष्ट्र संघ था, वो युद्धों को नहीं रोक पाया था। इसलिए राष्ट्र संघ को खत्म करके संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था। आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या है 193 हो चुकी है और संयुक्त राष्ट्र संघ में 2013 में 193 इसकी सदस्य संख्या हुई है और 193 सदस्य जो देश शामिल हुआ है वो दक्षिणी सूडान शामिल हुआ है। अब हम करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा प्रतिबंध व अतिक्रमण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना। दूसरा है समानता आत्मसंकल्पना के सिद्धांत हेतु विभिन्न राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्जातीय समस्याओं के समाधान करना और मानव अधिकारों के लिए सम्मान, मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना। और अगर आप अपने शब्दों में बनाना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, विश्व में शांति बनाए रखना, युद्धों को रोकना, हथियारों की होड़ पर पाबंदी लगाना, ये भी इसके आप उद्देश्य बना सकते हो। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग संरचना और कार्य मैं आपको बता दूं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सुंदर सा एक फ्लो चार्ट बनाना है। सुंदर सा फ्लो चार्ट बना के हम बताएंगे इसको। इसके 6 प्रमुख अंग है। सबसे पहला है महासभा, फिर है सुरक्षा परिषद, फिर है सामाजिक आर्थिक परिषद, फिर है न्याय परिषद, फिर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और फिर है सचिवालय। अब इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि महासभा क्या है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऐसी सभा है, ऐसे आम सभा भी बोलते हैं, इसे साधारण सभा भी बोलते हैं और महासभा भी बोलते हैं। ये इसमें सारे सदस्य 193 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल होता है और इसकी गतिविधियां जो होती है बजट को पारित करना, बजट की देखरेख करना, वो सारा इसका काम होता है।
तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य होते हैं 15 होते हैं। इसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी, 5 स्थायी में होते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन। ये 5 इसके पास स्थायी सदस्य होते हैं और इन पांचों के पास ही एक पावर होती है जिसे वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। ये इन 5 देशों के पास होती है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। इसका सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। इसमें कुल सदस्य संख्या 15 होती है। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनको 2 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है और स्थायी सदस्यों को एक पावर प्राप्त होती है जिसे वीटो पावर कहते हैं और ये 5 सदस्य अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ में कर सकते हैं। अब अगला अंग आता है इसका आर्थिक सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, इसमें टोटल सदस्य 57 है। इसका हेड ऑफिस वही न्यूयॉर्क में है और इसका मुख्य काम जो होता है आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विचार करना और महासभा को उसकी रिपोर्ट पेश करना होता है। अगला अंग आता है इसका आर्थिक सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, इसमें टोटल सदस्य 57 है। इसका हेड ऑफिस वही न्यूयॉर्क में है और इसका मुख्य काम जो होता है आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य पर विचार करना और महासभा को उसकी रिपोर्ट पेश करना होता है। अगला है न्यास परिषद। न्यास परिषद, न्यास परिषद को ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कहते हैं। इसके सदस्यों की संख्या 14 है। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है और ये विशेष क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिलहाल अभी ये रद्द है क्योंकि सभी जो गुलाम राष्ट्र थे वो आजाद हो गए हैं और उनका सबका विकास हो चुका है। अब हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां। जैसे कि आपको पता है सबसे पहली है WHO, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। दूसरी है यूनेस्को, जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। तीसरी है यूनिसेफ, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष कहा जाता है। और चौथी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे UNDP कहा जाता है। और फिर है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, जिसे UNHRC कहा जाता है। ये कुछ एजेंसियों में से कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं, आपकी बुक में और भी दे रखी है। तो अब हम कुछ को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम WHO को करेंगे, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये कोरोना में WHO ने बहुत सारे कार्य करे थे। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रस अधनोम, ये पुराना नाम है, वर्तमान में कोई और बन चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य, ये सभी संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करती है। जैव चिकित्सा अनुसंधान है, ये अन्य संगठनों के साथ सहयोग भी करती है। व्यापक स्वास्थ्य और सेवाओं का विकास करती है। महामारियों का उन्मूलन करती है। आप चाहो तो इसके पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन भी कर सकते हो। पारिवारिक स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 महामारी को रोकना, पता लगाना और वैश्विक टीकाकरण अभियान की निगरानी करती है। और फिर आता है, और ये इसके कुछ और भी कार्य हैं, जैसे पल्स पोलियो अभियान था, वो इसी के तहत चलाया गया था। या कोरोना में इसने बहुत सारे ऐसे कार्य करे थे जो विश्व के लिए बड़े लाभदायक हुए थे। अब आती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे ILO बोला जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये श्रमिकों के लिए कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक निकाय है, जिसकी स्थापना से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अक्टूबर 1919 में की गई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को प्रोत्साहित करना है तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम और मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना है। यानी जैसे नाम है इसका, ये श्रमिकों के लिए रूल बनाती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं तथा पुरुष श्रमिकों को उत्पादक कार्यों में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और कार्यस्थल पर उनके लिए सुरक्षा, समता तथा स्वाभिमान की स्थिति बनाने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्य कार्य, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो इसका मुख्य कार्य है सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के माध्यम से श्रमिकों के लिए काम करना, श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समानता और सम्मानजनक स्थिति को बढ़ावा देना और रोजगार के अच्छे अवसरों को प्रोत्साहित करना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद और इसके विस्तार की आवश्यकता। ऐसा क्यों हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तार करे जाने की मांग की जा रही है?
बहुत सारे देश ये कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तार किया जाना चाहिए। जैसे कैसे विस्तार किया जाना चाहिए? इसकी स्थायी सदस्य संख्या को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसकी अस्थायी सदस्य संख्या का कार्यकाल और इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो अब हम करते हैं, सुरक्षा परिषद का गठन 1945 में किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की है। इसमें 193 देश शामिल हुए थे और सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। भारत ने जनवरी 1921 में सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार अपने कार्यकाल प्रारंभ किया है। मौजूदा स्थायी सदस्यों में प्रत्येक के पास सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद का एकमात्र सुधार 1965 में हुआ था, तब इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 करी गई थी। अभी तक सिर्फ इतना ही सुधार हुआ है, बाकी इसमें सुधार किए जाने की बात कही गई है। सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता क्यों है? वही आवश्यकता थोड़ा सा सुरक्षा परिषद बताओगे। सुरक्षा परिषद क्या है, इसमें कितने सदस्य स्थायी हैं, कितने अस्थायी हैं, स्थायियों के पास कौन सी पावर है? वीटो पावर है। अब क्यों जरूरत है इसकी? सब सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं कर पा रही है, सच्चाई का साथ नहीं दे पा रही है। सुरक्षा परिषद है, इसके फैसलों पर ऐसा लगता है जैसे पश्चिमी मूल्यों के हितों की छाप दिखाई देती है। इसके फैसलों पर चंद देशों का ही दबदबा होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है। इन मांगों के फलस्वरूप 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नन ने जांच शुरू कराई कि सुधार कैसे कराए जाए, और इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए निम्नलिखित मानदंड सुझाए गए थे कि किसको इसमें शामिल किया जाना चाहिए, कौन स्थायी होगा और कौन अस्थायी होगा। इसके लिए निम्नलिखित मानदंड सुझाए गए हैं, जैसे आबादी के दृष्टिकोण से ये बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, स्थिर लोकतंत्र और मानव अधिकारों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला होनी चाहिए, और शांति बहाली में भारत का योगदान होना चाहिए, और ऐसा देश लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, और ऐसा देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और प्रकृति के लिहाज से विश्व की नुमाइंदगी करता हो। इन मानदंडों को सुझाया गया है ताकि एक राष्ट्र है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनकर उभर सके, एक संगठन बनकर उभर सके। इसलिए इसके मानदंड सुझाए गए हैं। कुछ इसमें अन्य चीजें भी हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या थी, जैसे विश्व बैंक क्या है, जैसे विश्व व्यापार संगठन क्या है, एनएमएसटी इंटरनेशनल क्या है, या ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, और ग्रीन पीस क्या है। ये छोटे छोटे संगठन हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये मेरी वीडियो यहीं खत्म होती है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।